नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। जगह जगह महापंचायतों के जरिए आंदोलन को किसान मजबूती दे रहे हैं। आज उनके समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 3 जगहों पर पहुंचे, पीलीबंगा, श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ टोल। यहां उन्होंने किसानों के सामने फिर एक बार अपना संसद वाला बयान दोहराया, सरकार पर हम दो हमारे दो के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा कि कृषि कानून आए तो किसान गया। इसी तरीके से हम किसानों की, महिलाओं की, पीड़ित की, बेरोजगार की, जिस दिन ये कानून लागू हो गए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, ये जो धंधा 40% लोगों का है, 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा व्यापारियों का, रेहड़ी पटरी वालों का, किसानों का, मजदूरों का, लोडर्स का, 2 लोगों के हाथ चला जाएगा। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। किसान ने सिर्फ अंधेरे में टॉर्च दिखाई है। और लगातार किसानों की महापंचायतें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हो रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत बुलाई, जिसमें हजारों की तादाद में किसानों की भीड़ नजर आई। राकेश टिकैत का भाषण भी हुआ, लेकिन सबसे अहम बात रही महिलाओं की मौजूदगी। और यहाँ पर मौजूद थे हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला। बहादुरगढ़ में सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं, जिस तरह से रिपोर्ट भेजी है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इस तरह से अब महापंचायतों में आ रही हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल कादम्बिनी, देखिए जो ये खाप पंचायतें या महापंचायतें होती हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल हमेशा से ना के बराबर देखी गई है। लेकिन इस आंदोलन में हम देख रहे हैं कि जब तीनों कृषि कानूनों पर ये महापंचायतें बुलाई जा रही हैं, तो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आ रही हैं। यहाँ पर एक महिला मुलाकात हुई, लोग अब महिलाएं अपने घर बंद करके आई हैं, अपने बच्चों को लेकर के आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि खासकर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो किसान आंदोलन है वो घर घर तक पहुँच गया है। और इनमें से ज़्यादातर महिलाएँ कादम्बिनी वो महिलाएँ हैं जिन्होंने कभी अपने 60-65 साल के जीवन में भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, चाहे वो बीच में एंटी करप्शन मूवमेंट हो, अन्ना हजारे वाला, उसमें भी नहीं गए लोग, या पहले भी कुछ आंदोलन होते रहे। लेकिन उनका कहना है कि पहला आंदोलन ऐसा है जिसमें वो आई है, क्योंकि ये बात उनके कृषि, उनके रोज़गार से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि ज़्यादातर किसानी करते हैं, उनके पास ज़मीन है और उनकी वही जीविका का एक मात्र ज़रिया है। अगर उस पर कुछ खतरा होता है तो इसलिए वो घर से निकले हैं। राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद थे। संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे नेता, चाहे वो डॉक्टर दर्शन पाल हो, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ौनी हो, सब मौजूद हैं। भाषण दिए गए, यही कहा गया कि देखिए, अब अगर सरकार नहीं मान रही है तो महापंचायतें कर रही हैं। देखिए कादम्बिनी, महापंचायतों के पीछे उद्देश्य ये है कि जो अब तक आंदोलन सिर्फ सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई दे रहा था, उसे इन महापंचायतों के जरिए गांव-गांव, शहरों तक ले जाया जाए। तो उसी में बड़ी स्ट्रैटेजिकली पहले हमने देखा कि शुरुआत सबसे पहले राकेश टिकैत के रोने के बाद अगले दिन उनके गांव सिसौली में नरेश टिकैत, जो कि बलियान खाप के प्रमुख हैं, उन्होंने की थी। उसके बाद जयंत चौधरी ने, उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी महापंचायत की, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे में इस आंदोलन को महापंचायत के जरिए, यानी शहरों के साथ साथ गाँव में लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो उसी क्रम में ये महापंचायतें हो रही हैं। और किसानों का कहना है कि सरकार भले ही कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एक फ़ोन कॉल दूर है, लेकिन अब तक उनको फ़ोन कॉल नहीं आया और एक किसान बातचीत का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से बुलावा है और वो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि अब गांव-गांव तक इस आंदोलन को ले जाया जा रहा है और किसान खुलकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं। ये साफ जाहिर है, खासकर महिलाओं की मौजूदगी की वजह से। और एक ही मुद्दा नहीं है वैसे। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें लाखों किसानों का गन्ना तो ले रही हैं, लेकिन उन्हें जो पर्ची दी जा रही है उसमें कीमत की जगह 0 लिखा है। यानी वे ये नहीं बता रहे कि इस साल गन्ने का क्या दाम देंगी। अब ये मुद्दा भी किसान आंदोलन में चर्चा का विषय बना हुआ है। हापुड़ के धनौरा गांव के ज्ञानेश्वर और विनीत बिक्री केंद्र पर गन्ना बेचने आए हैं। विनीत साल भर में उपजाया 2000 क्विंटल गन्ना मिल को दे चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी ही फसल की कीमत नहीं पता है।
गन्ना खरीदने वाली मिल की तरफ से इस तरह की जो पर्ची मिली है उसमें राज्य समर्थित मूल्य की जगह 00 लिखा है। पेरा औसत 2019-20 की पर्ची मेरे हाथ में, इस पे लिखा हुआ है 316 रुपए क्विंटल हमारा गन्ना जाता है। इसमें 9 रुपए समथिंग कुछ किराए के करते हैं। और ये पेरा औसत 2020-21 की पर्ची है जिस पर 00 लिखा रहा है। हमें भय ये है कि हमारा गन्ने का मूल्य सरकार द्वारा घटाया जाएगा। हम किस रेट पे गन्ना डाल रहे हैं ये हमें अभी तक पता नहीं है। धनौरा गांव के ही ज्ञानेश्वर त्यागी को पिछले साल की गन्ना बिक्री के 1.5 लाख रुपए बकाया नहीं मिले हैं, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि 95% किसानों को गन्ने का भुगतान हो चुका है। उनकी इस साल की पर्ची पर भी 0 लिखा है। आपके सामने मैं सबूत पेश कर रहा हूँ। ये मेरे पास पर्ची है, मोदी नगर शुगर मिल है हमारी, उसमें हमने पेराई सत्र 2019-20, अब तो पेराई सत्र 2020-21 चल रहा है। 19-20 का जनवरी तक का पेमेंट हुआ है, यानी 4 महीने का पिछले का पेमेंट बाकी है। लगभग हमारा 2 लाख रुपए उस पर पहला भी ड्यू है। और अब जो पेराई सत्र 2020-21 चल रहा है ये तो ड्यू है ही है। उसके खाना भी नहीं खाया तो वाइट कर लेंगे। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो कड़ी धूप में खुशबुद्दीन जैसे किसान गन्ने की कटाई करते मिले। गन्ना पर्ची पर लिखे 0 पर खुशबुद्दीन की जानकारी भी शून्य है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है गन्ने की फसल सूखने का डर है। इसी के चलते 0 लिखी पर्ची मिलने के बावजूद खुशबुद्दीन किसी भी तरह अपने गन्ने को मिल तक पहुंचाना चाहते हैं। अब गर्मी पड़ने लगी है, पर्ची नहीं आएंगे तो गन्ना खेत भी सूख जाएगा। क्या करेंगे हम फिर? इतनी स्थिति खराब है आपकी सरकार में कि गन्ना भी वो जो एक पशु भी नहीं खरीद पाते हम लोग। एक पशु को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई है, बहुत कुछ परेशानी चल रही है। हमने जब इस मामले पर गन्ना अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि सरकार ने फिलहाल गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है, लिहाजा पर्ची पर मूल्य की जगह 0 या SAP यानी स्टेट अप्रूव्ड प्राइस लिखा आ रहा है। लेकिन किसान आंदोलन में ये बात भी उठ रही है कि कहीं सरकार आने वाले दिनों में गन्ने के दाम को लेकर आंदोलन में मोल तोल तो नहीं शुरू कर देगी। अदालत भी कह चुकी है कि अगर गन्ना किसानों को 15 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान नहीं होता है तो राज्य सरकार उसे ब्याज दे। लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने की कटाई और तुलाई शुरू हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पेमेंट तो दूर की बात है, गन्ना किसानों को गन्ने के दाम का ही नहीं पता है। हापुड़ से अदनान और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज सदन में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही कहा कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है, मुझे यहां बैठे बैठे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं क्या करूं। खबर ये भी है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में जा सकते हैं। माननीय चेयरमैन साहब के साथ कहता हूं, मैं आज जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। और ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, दिनेश त्रिवेदी के घर की तस्वीरें हैं। वो इस वक्त पूजा करते नजर आ रहे हैं। आज ही उन्होंने इस्तीफा दिया है राज्यसभा से। अब सीधा हम रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, अब जो सवाल जो उठ रहा है दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद, वो ये कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? और आज शाम तक की खबर आ रही थी, तो कब शामिल हो रहे हैं? देखिए, जल्दी ही शामिल होंगे बीजेपी में। आज जो पूरा
प्रकरण हुआ है राज्यसभा में, एक तरह से ये बीजेपी का सरप्राइज पैकेज था ममता बनर्जी के लिए। हम जानते हैं कि शताब्दी रॉय जो कि एक तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद है, वो कुछ दिनों पहले कोलकाता से दिल्ली आने वाली थी, बीजेपी में शामिल होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्रशांत किशोर ने, अभिषेक बनर्जी ने उनको मना लिया था, उनको एक बड़ा पद भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में दे दिया था। तो उसके बाद बीजेपी ढूंढ रही थी एक मौका कि एक झटका और ममता बनर्जी को दिया जाए, तो दिनेश त्रिवेदी को इस तरह से आखिरी मौके पर बोलने के लिए खड़ा कर दिया गया। हालांकि टीएमसी की ओर से उनका नाम नहीं था स्पीकर्स में, बजट के ऊपर वो बोले और बोलते बोलते उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका दम घुट रहा है। हालांकि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक ये पूछ रहे हैं कि 2012 में जब वो रेल मंत्री थे, जब उन्होंने अपना रेल बजट पेश किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में, जब उन्होंने यात्री किराए बढ़ाए थे, उसके बाद ममता बनर्जी जिस तरह से नाराज हुई थी, और देश में इकलौते शायद वो रेल मंत्री होंगे जिन्होंने रेल बजट तो पेश किया लेकिन उस पर हुई चर्चा का जवाब वो नहीं दे पाई थी, क्योंकि ममता बनर्जी इतनी नाराज थी कि उन्हें बीच में से हटा करके मुकुल रॉय को रेल मंत्री बना दिया गया था। तो तब उनका दम क्यों नहीं घुटा था, ये पूछा जा रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी से उनकी पहले से ही बातचीत हो चुकी थी। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि टीएमसी में भगदड़ मची हुई है, एक के बाद एक वहां के नेता जो है वो बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसा पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है। तो इसीलिए दिनेश त्रिवेदी को लाया गया है। वो कोई जनाधार वाले नेता नहीं है, वो कोई ऐसे लीडर नहीं जिनके नाम से कहीं वोट मिल जाए। पिछला जो लोकसभा चुनाव था वो हार गए थे अर्जुन सिंह से, जो कि बीजेपी में आ चुके हैं, टीएमसी से आए थे, और उसके बावजूद ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा में भेजा था। अब सवाल ये उठ रहा कि क्या दोबारा वो राज्यसभा में आएंगे। बीजेपी सूत्र इशारा कर रहे कि हाँ, शायद वो दोबारा राज्यसभा में आ सकते हैं। गुजरात में 2 बाई इलेक्शन अभी हो रहे हैं, जहां पर कि हो सकता है कि दिनेश त्रिवेदी को उनमें से एक से लाया जाए। मूलतः दिनेश त्रिवेदी हम सब जानते हैं कि गुजरात के हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, अलग अलग पार्टियों में वो रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, जनता दल हो, टीएमसी हो और अब बीजेपी। तो सभी पार्टियों में वो सारे घाटों का पानी पी चुके हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी के साथ उनका अनुभव कैसा रहता है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब दिल्ली की एक घटना, दिल्ली के मंगोलपुरे इलाके में बुधवार देर रात बदमाशों ने 24 साल के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये कारोबारी रंजिश का मामला लगता है, लेकिन परिवार का आरोप कुछ और है। और सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता परिमल कुमार के पास। परिमल, क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये हत्या हुई है वहां पर हालात बिल्कुल अलग होंगे और परिवार काफी टूटा हुआ होगा। निश्चित तौर पे हालात बहुत सामान्य नहीं है कादम्बरी, क्योंकि नेताओं के आने का सिलसिला हो या आस पड़ोस के लोगों का जुटने का सिलसिला हो, उस गली में लगातार जो लोग हैं, जो कुछ ही दूरी पे है यहाँ से, वहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो जुटने का सिलसिला सुबह से ही शुरू है। और वो चाहे आम आदमी पार्टी की विधायक हो इस इलाके से राखी बिरलान, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, या इस इलाके से सांसद हो, या फिर और भी लोग जो हैं बीजेपी से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और भी दूसरे पार्टी के नेता भी पहुँच रहे हैं। तो हालात बहुत सामान्य यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक 24 साल के शख्स की जान गई है, और वो भी हत्या बहुत निर्मम तरीके से की गई है। उस गली में घुसकर चाकू से वार करके, लाठी डंडे लेके जो बदमाश है वो पहुंचे थे, और बदमाश भी कोई अनजाने नहीं, जान पहचान के थे। इसी बात को लेकर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि अब तक जो उनके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं या इन्वेस्टिगेशन है, उसके आधार पे ये कारोबारी रंजिश का मामला है। क्योंकि कुछ वक्त पहले इन लोगों ने आपस में रोहिणी में एक रेस्टोरेंट खोला था, और उसके बाद से विवाद था। लेकिन परिवार कुछ और कह रहा है कादम्बरी। यहाँ पर परिवार की दलील है कि एक धर्म विशेष से जुड़े होने की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से उसको यह खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन पुलिस सीधे तौर पे अभी ये कह रही कि परिवार वालों से बातचीत चल रही है, और तमाम जो एंगल होंगे इन्वेस्टिगेशन का उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी हो गई है, ये अच्छी बात है। और परिवार अब सिर्फ इसी तरफ देख रहा है कि उनको न्याय इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। साथ में कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात जो रिंकू की मां है वो कह रही थी, क्योंकि परिवार में अब कोई काम करने वाला नहीं है। तो परिवार ने अपना चिराग खोया है, अब इंसाफ की लड़ाई उसको लड़नी। जी, बहुत शुक्रिया आपका परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस और परिवार का जो अलग अलग वर्जन है वो सामने आ रहा है, अलग अलग पक्ष जो है इस हत्या के बारे में वो सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।
मध्य प्रदेश में पिछले दिनों राम भक्तों की रैलियों पर हुए पथराव की घटनाओं के बाद अब शिवराज सिंह की सरकार सख्त हुई है। पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। राज्य में पत्थरबाजी से संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए कानून का मसौदा तैयार हो गया है। अगर दोषी मुआवजा नहीं भरता है तो उसकी संपत्ति नीलाम करके पीड़ित को पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कुछ दिनों पहले उज्जैन में राम मंदिर चंदे के लिए जनजागरण रैली पर पथराव हुआ। सांवेर में भी जनजागरण रैली पर पथराव के आरोप लगे। इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई, पत्थरबाजों के खिलाफ कानून की बात कही। गृह विभाग ने यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिनियम पढ़े और मसौदा तैयार कर लिया। तय हुआ है कि पत्थरबाजों से नुकसान की भरपाई की जाएगी और जो पैसा नहीं देगा उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। महिलाओं और बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करने के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। पत्थरबाजी के लिए उकसाने वालों से भी वसूली होगी। नुकसान का आकलन अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी के हाथों में होगा। नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित नहीं, प्रशासन आवेदन देगा। नुकसान की भरपाई के लिए दावा अधिकरण आदेश देगा। 3 महीने में प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान होगा। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों पर एक समान जिम्मेदारी तय होगी। नुकसान की राशि समय पर नहीं देने की स्थिति में ब्याज भी वसूला जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई राजधर्म है और इस तरह के मामले भी कि कहीं भी किसी पे भी पत्थर बरसा दो, ये कानून और व्यवस्था का कोई साधारण उल्लंघन नहीं है, इसलिए असाधारण कानून की जरूरत है। मगर इस कानून के प्रस्ताव पर विपक्षी कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। अब पत्थरबाज के लिए कानून बना रहे हैं तो ये सब कानूनों में पत्थरबाज हो, छुरीबाज हो, चाकूबाज हो या बंदूकबाज हो, ये सब के लिए कानून है और उसमें प्रक्रिया है, उसमें उसको गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन केवल ध्यान भटकाने वाली ये बात है क्योंकि विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार कर नहीं पा रही है। इनके पास पैसे है नहीं, जितना बजट है उससे ज़्यादा ये लोन ले चुके हैं, तो कुल मिला के ध्यान भटकाने वाली बात है। लेकिन इन सब बातों को हम पूरी ताकत से विधानसभा में उठाएंगे और लड़ेंगे। हालांकि गृह विभाग का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम 1984 में लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी में बेदंगा और हिंसात्मक गतिविधियों पर कार्रवाई का उल्लेख है, लेकिन उसमें पत्थरबाजी शामिल नहीं है। नुकसान की भी भरपाई का कोई जिक्र नहीं है। सरकार का मानना है कि पत्थरबाजी एक गंभीर अपराध है, इसलिए अलग अलग राज्यों के प्रावधानों को पढ़कर इसके मसौदे को तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि 22 फरवरी से होने वाले बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। वैसे विपक्ष को यही लगता है कि कहीं एक धर्म विशेष के खिलाफ हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल न किया जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बिहार में जमुई के सिविल सर्जन समेत 5 लोगों को कोरोना जांच से संबंधित धांधली के प्रारंभिक जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। ये घोषणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना में की, लेकिन कई जिलों में ये जांच अभी जारी है। वैसे कई नामों के आगे मोबाइल नंबर ऐसे थे जो साफ तौर पर फर्जी नजर आ रहे थे। 2 दिनों से जमुई अस्पताल में ऐसी ही भगदड़ का आलम है। जिला अधिकारी खुद यहां कोरोना जांच से जुड़े आंकड़ों की पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल यहां कोरोना जांच कराने वाले ज्यादातर नाम या तो फर्जी पाए गए या मोबाइल नंबर गलत निकला। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि अब तक 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो आज अभी रिपोर्ट आई है, उसमें जो आप चर्चा कर रहे हैं बहुत साफ तौर पे मैंने प्रधान सचिव को कहा है कि जो भी जानकारी मिल रही है उस सभी जानकारियों की तहकीकात करिए और तहकीकात करने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जिस जिले की जांच सूची पर नजर डालेंगे तो ऐसे ही फर्जी मामले सामने आएंगे। जैसे खगड़िया जिले की लिस्ट में इनका नाम है, लेकिन जांच कभी हुई ही नहीं। जांच भी नहीं करवाए। यहाँ हम फोन किए थे, बच्चा संस्कार हो रहा था और वहाँ से आसादी तीनों को भेज दिए। वहाँ से बिना जांच कराए हुए 4 जुलाई को उसका रिपोर्ट आता है पॉजिटिव। वर्तमान में मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कि जांच नहीं की गई हो, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया हो। इस घोटाले के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावार है,
क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसे लेकर 2.5 महीने पहले ही सरकार को चेता दिया था। कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं महोदय, और ये रहेंगे तो लगातार संरक्षण देंगे। हमने नहीं, आईएएस अधिकारियों ने लिखा है। बालिका गृह मुजफ्फरपुर की आरोपी जो थी, मंत्री जो रही, उन पर भी एक आईएएस अधिकारी ने चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री संरक्षण देते हैं। निश्चित रूप से इस घोटाले ने नीतीश कुमार के कोरोना जांच से संबंधित सारे दावों की पोल खोल दी है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि ये जो घोटाला है, अगर इसके पूरे बिहार के स्तर की जांच कराई जाए तो इसका स्वरूप काफ़ी बड़ा होगा। और ये केवल एंटीजन किट का ही घोटाला नहीं है, बल्कि साथ ही साथ पीपीई किट के भी आवंटन में और उसके वितरण में काफ़ी बड़े स्तर पर अनियमितता बरती गई है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लॉकडाउन नाम का है, शहरों ने रफ्तार पकड़ ली है और मुंबई की लोकल भी तय शर्तों के साथ आम लोगों के लिए चलने लगी है। लेकिन मुंबई में कोविड के मामलों में इजाफा दिख रहा है और इसके लिए नए स्ट्रेन से ज्यादा ट्रेन के चलने को इसकी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में रोजाना 2000 के करीब आ रहे मामले अब 3000 पार आ रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन लोकल चली और कोविड ने रफ्तार पकड़ी। बीते 2 दिन से मुंबई शहर में कोरोना पॉजिटिव के मामले 500 से ज्यादा देखे जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 3 बार ऐसा हुआ है। 1 फरवरी को सभी के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद 3 फरवरी को शहर में 503 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। इसके बाद 10 को 558 और 11 फरवरी को 510 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। जनवरी के आखिर से कोविड के रोजाना 300 से 400 के बीच मामले आ रहे थे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतें पिछले 10 दिनों में रोजाना 5 से कम ही हो रही है। अब तक 11,000 कोरोना योद्धाओं को टीका लगा चुके बीकेसी जम्बो कोविड सेंटर के डीन बताते हैं कि बीते 8 दिनों से उनके सेंटर में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। 8 दिनों में थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस बीकेसी में भी है, बट कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम मार्जिन इंक्रीज है। फिर भी शायद ये जो अभी लोगों को लास्ट 2-2.5 महीने में मुंबई में इतना कंट्रोल आ चुका है, शायद सिटीजन्स को ये लग रहा है कि कोविड ख़त्म हो चुका है। और अभी वैक्सीनेशन भी मुंबई महानगर पालिका जोरों शोरों से कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, तो लोगों को शायद ये भी लग रहा होगा कि अब वैक्सीन आए, डरने की क्या ज़रूरत है। तो ये थोड़ा केयरलेसनेस एटीट्यूड है लोगों का। ये मुंबई का भायखला कोविड जंबो सेंटर है, जहां अब तक 3500 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को क्वारंटीन किया जा चुका है। लेकिन नए स्ट्रेन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। डीन मानती हैं कि नए स्ट्रेन से ज्यादा लोकल की यात्रा में इजाफा होने से मामलों में बढ़त आई है। 3500 में करीब 44, दैट इज 44 पैसेंजर्स हैव कम पॉजिटिव। एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल ये जो सैंपल है 44 पैसेंजर्स का, वो डायरेक्टली एनआईवी पुणे भेजता है यूके स्ट्रेन जो है कोविड-19 का, उसका टेस्टिंग के लिए। बट अभी तक 44 में से कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट आया नहीं है। एंड ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, लाइक 1.26% है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है उसके लिए कारण शायद लोकल या डोमेस्टिक ही ज़्यादा रहेगा। जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रेनें शुरू हुई, क्लाइमेट है, वो हो सकता है। घटे मामलों के बीच मुंबई के कोविड सेंटर्स में 80% से ज्यादा बेड्स खाली पड़े हुए हैं। कुछ छोटे कोविड सेंटर्स तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बड़े या फिर जंबो कोविड सेंटर्स फिलहाल चलते रहेंगे। बढ़ रहे मामलों की मॉनिटरिंग जारी है। नेक्स्ट 15 दिन हमें थोड़ा सावधान रहना है कि अगर वेव आई तो ये 15 डेज नेक्स्ट में कैसा होगा। तो इसलिए सब तैयारी वैसे ही रहेगी जैसे कि आज के दिन है। और हो सकता है जो कोविड फैसिलिटी हमने बनाई थी वो एक स्टैंड मोड पे रखी जाएगी डेफिनेटली टिल मार्च। उसके आगे जैसे होगा वैसे डिसीजन लिया जाएगा कि डिसमेंटल हो कि ऐसे ही थोड़े फार रखे जाएं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इन्हें खोला जाएगा छोटे ही टाइम पीरियड में। एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोविड मामले वाले राज्य केरल से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच को आवश्यक कर दिया गया है। दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए पिछले साल नवंबर से ही इसी तरह की जांच जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाले की आरोपी बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को अदालत ने 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। अदालत ने चंदा कोचर को देश छोड़कर जाने से मना किया है। मामले में ईडी ने 11 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया हुआ है, जिनमें 8 कंपनियां हैं और 3 व्यक्ति। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को ईडी अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने 5 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी, लेकिन देश छोड़कर जाने पर रोक लगाई है। बेल बॉन्ड पे बेल ग्रांट की गई है, तो हम क्या ये कहें कि चंदा कोचर की गिरफ्तारी हुई थी टेक्निकली? नहीं, इसको टेक्निकली गिरफ्तारी नहीं बोलता। इट कहता है कि कोर्ट में आके उनको अपीयर होना और उनको जो प्रावधान है कि सेक्शन 88 सीआरपीसी में कि अगर कोर्ट में ने सिंपल बुलाया और अरेस्ट नहीं हुई तो आप आइए और बॉन्ड कीजिए, तो 88 सीआरपीसी के हिसाब से हमने बॉन्ड पे किया। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियोकॉन ग्रुप को गलत तरीके से 300 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी थी। बदले में वीडियोकॉन ग्रुप ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी के खाते में अगले ही दिन 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। किकबैक के आरोप लगने पर पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया, फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट फाइल होने के बाद अदालत ने 12 फरवरी को सभी 11 आरोपियों को समन किया था, लेकिन वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत नहीं आए। वेणुगोपाल धूत जी के तरफ से तो कोई पेश नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी शायद समन्स की सर्विस ही नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट में ये बताया गया कि उनके यहाँ पे समन पेश किए गए थे और जो है उनके घर में फीमेल मेंबर्स को सर्व किए गए थे। तो ये कानून के हिसाब से प्रॉपर सर्विस नहीं होती, तो ईडी की जिम्मेदारी है उनको प्रॉपर सर्विस करना, तो ईडी ने टाइम लिया है उनको प्रॉपर सर्विस करने की। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर महीनों से जेल में हैं, लेकिन चंदा कोचर की बिना जेल गए ही जमानत हो गई। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।